अगर आप एक यूट्यूबर हो और आपको कॉपीराइट की सही नॉलेज नहीं है तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। मैंने कुछ भी ऐसा गलत अपलोड नहीं किया था इस चैनल पर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ यार, ये मतलब कैसे हो रहा है यार। इतने सालों से मेहनत की थी यार, सब बेकार कर दी एक सेकंड में यार। ऐसे कैसे काम करेंगे यूट्यूब पर यार, कोई मदद नहीं कर रहा यार। डजेंट मैटर आपके कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कॉपीराइट क्या है, कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है, फेयर यूज पॉलिसी क्या है और कॉपीराइट को कैसे हटाते हैं, तो आपका करियर कभी भी खत्म हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइंस, फेयर यूज पॉलिसी, कॉपीराइट कैसे हटाते हैं और दूसरी की वीडियोस टोटली कॉपी पेस्ट करके अपलोड करने के बाद उसे मोनेटाइज कैसे करते हैं, इन सब चीज की नॉलेज देने वाला हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप किया तो समझ लेना आपने एक रिस्क लिया है। तो सबसे पहले कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं और इससे चैनल को कितना नुकसान हो सकता है ये भी जान लेते हैं। इस चीज को इजीली समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ। मान लेते हैं आप एक चोर है और आपके पड़ोसी ने एक नई थार ली है। अब क्योंकि आप एक चोर है तो आप रात का फायदा उठा के उसकी थार चुरा के अपने घर ले आते हैं, लेकिन आप भूल गए हैं कि यूट्यूब नाम की एक पुलिस 24 घंटे पहरा दे रही होती है। तो पुलिस जो केस आपके नाम पे फाइल करेगी उसे हम कॉपीराइट स्ट्राइक बोलते हैं, क्योंकि आपने किसी और का सामान पूरा का पूरा उठा के अपने पास रख लिया है। लेकिन अगर आप एक शातिर चोर हो तो आप क्या करोगे, आप थार चुराओगे तो सही, लेकिन उस थार का कलर चेंज कर देते हैं और आपको लगता है कि अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि आपने मेहनत की है कलर चेंज करने में और वो अब आपकी प्रॉपर्टी है। तो आप गलत हैं। अब यूट्यूब नाम की पुलिस आपके खिलाफ एक कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं देगी, लेकिन वो एक कॉपीराइट क्लेम जरूर देगी। अब जब आपके साथ ये होता है तो आप अपना सर खुजाने लगते हो कि यूट्यूब नाम की पुलिस को पता कैसे चला कि ये सेम थार है, क्योंकि आपने तो कलर चेंज कर दिया था। लेकिन आप एक चीज भूल गए हैं, हर कार पे एक नंबर प्लेट भी होती है। अब मैं इन सभी चीजों को यूट्यूब टर्म्स में समझा देता हूँ। जब आप किसी का कंटेंट जैसा का तैसा पूरा का पूरा सेम उठा के अपने चैनल पर डाल देते हैं तब आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। लेकिन अगर आप किसी के ओरिजिनल कंटेंट, जो कि हम मान लेते हैं कि 10 मिनट का है, उसमें से 5 मिनट की एक क्लिप उठा के अपने वीडियो में आगे पीछे बीच में या कहीं पे भी ऐड करते हैं और 5 मिनट की खुद की मेहनत भी लगाते हैं, तो उस वीडियो पे जो आपको आएगा वो होगा कॉपीराइट क्लेम। और यूट्यूब को पता कैसे चलता है कि आपने किसी और का कंटेंट उठाया है, वो पता चलता है नंबर प्लेट से। अगर मैं यूट्यूब की टर्म में बोलूँ तो कंटेंट आईडी से। यूट्यूब पे जो भी वीडियोस अपलोडेड है उन सब की एक अलग आईडी है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आपका कंटेंट कौन यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है और कैसे यूज कर रहा है। अब आई होप आपको कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा, लेकिन इनसे चैनल पे क्या क्या नुकसान होते हैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक से। यूट्यूब पे अगर आप एक टाइम पे यानी कि 90 दिन के अंदर अपने चैनल पे 3 स्ट्राइक्स ले आते हैं तो आपका चैनल अगले 7 दिन के अंदर डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये 3 स्ट्राइक्स ऐसे नहीं आते हैं, यूट्यूब थोड़ा बहुत दयावान भी है। अगर आप पहली बार किसी की पूरी वीडियो उठा के अपने चैनल पर डाल देते हैं तो यूट्यूब जो सबसे पहली चीज आपको भेजेगा वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होगा, बल्कि एक वार्निंग होगी जो कि आपके चैनल पे हमेशा रहेगी। वार्निंग से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब आपको एक बिगिनर समझ के आपकी इस गलती को इग्नोर कर देता है। लेकिन इसके बाद अगर आप सेम गलती दोबारा करते हो तो आपको मिलेगा पहला कॉपीराइट स्ट्राइक, जिसके बाद आप 7 दिन तक ना तो कोई वीडियो अपलोड कर सकते हो, ना ही लाइव स्ट्रीम कर सकते हो और ना ही कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप 90 दिन के अंदर दोबारा से वही गलती करोगे तो आपको दूसरा स्ट्राइक मिलेगा, जिसके बाद आप कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते अगले 14 दिन। और 90 दिन के अंदर अगर आपने तीसरी बार सेम गलती करी तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। आपको बस 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसके बाद आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। ये 7 दिन का टाइम आपको अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए दिया जाता है। अगर आपने कोई गलती नहीं की है और उसके बाद भी आपको स्ट्राइक्स आ गया है और आपका चैनल टर्मिनेट हो गया है तो इन 7 दिन के अंदर आप अपने चैनल के लिए अपील कर सकते हैं। और जब तक आपकी अपील को रिव्यू नहीं किया जाएगा तब तक आपका चैनल पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं होगा, भले ही फिर इस चीज को चाहे 2 महीने क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर आपकी अपील एक बार डिक्लाइन हो जाती है उसके बाद आपका चैनल गायब हो चुका होगा, फिर आप कुछ भी करके उसको वापस नहीं ला सकते। हर एक स्ट्राइक आपके चैनल पे एटलीस्ट 90 दिन के लिए रहती है, जिसके बाद वो खुद ही गायब हो जाती है आपकी वीडियो के साथ। तो अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे और आपके चैनल पे 90 दिन में 3 स्ट्राइक्स आ गई तो आपका चैनल खत्म। लेकिन क्या कॉपीराइट क्लेम भी इतना खतरनाक है? जवाब है नहीं। कॉपीराइट स्ट्राइक आपके वीडियो के थ्रू आपके चैनल पे आता है, यानी कि आपके चैनल को हार्म होता है, लेकिन कॉपीराइट क्लेम आपकी वीडियो तक ही सीमित रहता है। आपके चैनल को इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर आपकी किसी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया है तो आपके चैनल को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उस वीडियो से जितना एड रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो एक्चुअल में रियल क्रिएटर को जाएगा, आपको नहीं। और ऐसा तब तक होगा जब तक वो वीडियो आपकी यूट्यूब पे बनी रहेगी या फिर जब तक वो क्रिएटर कॉपीराइट क्लेम वापस नहीं ले लेता। इसके सिवाय ओरिजिनल क्रिएटर के पास 3 और स्टेप्स होते हैं जो वो
आपके खिलाफ ले सकता है। पहला, वो क्रिएटर चाहे तो आपके कंटेंट को ब्लॉक कर सकता है किसी स्पेसिफिक रीजन में या फिर टोटली यूट्यूब से, यानी कि आपकी वीडियो यूट्यूब पे नहीं दिखेगी या फिर आपकी वीडियो सिर्फ कुछ कंट्रीज में ही दिखेगी और कुछ कंट्रीज में नहीं दिखेगी। दूसरी चीज जो वो क्रिएटर कर सकता है वो ये है कि वो आपकी वीडियो को इग्नोर कर दे और आपका काम जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, लेकिन इसके होने के चांसेस बहुत ही कम है। और तीसरी चीज जो वो क्रिएटर आपके साथ कर सकता है वो ये है कि वो आपके साथ एक प्रोपोर्शन में अपनी रेवेन्यू को शेयर कर ले, यानी कि आप लोग एक डिस्कशन कर सकते हैं कि आपकी वीडियो से जो भी प्रॉफिट होगा उसका 60% वो रख ले, 40% आप रख ले, या फिर 30% आप रख ले और 70% वो रख ले, या फिर कुछ भी। ये बात आप दोनों के बीच की होगी। तो देखा जाए कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइट स्ट्राइक जितना खतरनाक नहीं है, बल्कि कॉपीराइट क्लेम से आप फायदा भी उठा सकते हैं। कैसे, अभी समझाता हूँ। कॉपीराइट क्लेम वाले वीडियो से जो आपको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं और जो आपको वॉच टाइम मिलता है वो काउंट होते हैं, यानी कि आप कॉपीराइट क्लेम का इस्तेमाल पैसे बनाने के लिए तो नहीं कर सकते, लेकिन फेमस होने के लिए जरूर कर सकते हैं। बस आपको एक चीज को ध्यान में रखना है कि आपकी जो टॉप 3 मोस्ट वॉच्ड वीडियो होंगी उन पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं होना चाहिए, वरना आपका चैनल मोनेटाइजेशन रिव्यू के टाइम रिजेक्ट हो सकता है। ठीक इसी तरह ये डांस चैनल टी सीरीज का गाना इस्तेमाल करके वायरल हो जाते हैं और लेटर ऑन स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाते हैं। अब एक और चीज समझ लीजिए, कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आपको यूट्यूब नहीं देता, बल्कि कोई दूसरा क्रिएटर देता है। यूट्यूब बस एक पुलिस की तरह काम करता है, जिसके पास अगर कोई कंप्लेंट लेके आया है तो वो उसे आपको फॉरवर्ड कर देगा। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड्स सच बोल रहे हैं या नहीं। यूट्यूब का इसमें पर्सनली कोई रोल नहीं होता है, उसको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक रूल बुक ऐसी है जो कि यूट्यूब ने खुद बनाई है, और अगर आप उससे पंगा लोगे तो यूट्यूब आपको नहीं छोड़ेगा। इस रूल बुक को हम बोलते हैं, अब YouTube एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसे ये चीज इंश्योर करनी होती है कि उसका प्लेटफॉर्म हर एक बंदे के लिए सेफ हो, बच्चे से लेके बूढ़े तक, मासूम से लेके चालाक तक। इसलिए YouTube ने एक ब्रॉड कैटेगरी में 6 कम्युनिटी गाइडलाइंस बना रखी है, जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स आते हैं। अब ये सारे रूल्स बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट रूल्स बता देता हूँ ताकि आप कोई भी गलती ना कर बैठे। और अगर आप गलती से ये कम्युनिटी गाइडलाइंस तोड़ते हैं तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा ये भी मैं आगे बताता हूँ। नंबर 1 है स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फेक व्यूज या फेक सब्सक्राइबर्स या फिर वॉच टाइम खरीदना या फिर सब फॉर सब जैसी एक्टिविटीज करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और अगर आप किसी और क्रिएटर की एग्जैक्टली सेम चैनल बना लेते हैं, यानी कि उसका लोगो, ब्रांडिंग, कंटेंट अपने चैनल पे डालते हैं, तो ये चीज भी अलाउड नहीं है। साथ ही साथ आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का लिंक जो कि किसी गैमलिंग साइट ले जाता हो या फिर जहाँ से कोई मालवेयर या वायरस आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे आ सकता है, ऐसी चीजों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन, कमेंट या फिर टाइटल में कहीं पे भी डालना अलाउड नहीं है। और अगर आप स्पैम करते हैं, यानी कि टाइटल में कुछ और दिखाया, थंबनेल में कुछ और दिखाया, कंटेंट के अंदर कुछ और बताया, या फिर अपने पूरे डिस्क्रिप्शन को टैग से भर दिया, तो ये चीज भी आपकी चैनल पे स्ट्राइक ला सकती है। सेकंड है सेंसिटिव कंटेंट गाइडलाइन। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप बच्चों पे वायलेंस होते हुए नहीं दिखा सकते, यानी कि नॉर्मली जिस तरह इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चे को डांट देते हैं या फिर पीट देते हैं, ये चीजें होते हुए आप यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते। इसके सिवाय न्यूडिटी या सेक्सुअल चीजें दिखाना भी अलाउड नहीं है, अब चाहे वो कंटेंट के अंदर हो या फिर थंबनेल पे ही क्यों ना हो। कई सारे मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल क्या करते हैं कि वो अपने थंबनेल पे जानबूझ के कुछ ऐसा सेक्सुअल कंटेंट डालते हैं कि लोग उस पे क्लिक कर दे, लेकिन एक्चुअल में गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये करना अलाउड नहीं है और उनका चैनल किसी भी दिन टेक डाउन हो सकता है। और इसी के साथ साथ आप कुछ गोर कंटेंट भी नहीं डाल सकते, यानी कि कोई एक्सीडेंट होते भी नहीं दिखा सकते, किसी का ब्लड ब्लीड होते हुए नहीं दिखा सकते, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको देख के एकदम से डिस्गस्ट होता है या फिर घिन आती है, वैसी चीजें नहीं दिखा सकते, जो कि नॉर्मली एक इंसान को नहीं देखनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज दिखाना अलाउड नहीं है। और इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वल्गर बोलना भी अलाउड नहीं है। अब आई नो आप कहेंगे कि काफी सारे चैनल तो वल्गर बोलते हैं और वो चैनल अभी भी है यूट्यूब पे, तो नो डाउट ऐसा है। तो ये चीज के लिए मैं बस यही कहूंगा कि इंडिया के अंदर काफी सारे लॉज हैं, लेकिन क्या हम सारे फॉलो करते हैं? और ना फॉलो करने पे क्या हम सारे जेल के अंदर है? ऑब्वियसली नहीं। तो कुछ चैनल बच जाते हैं और कुछ चैनल पे स्ट्राइक लग जाती है। यूट्यूब ने बस ये बता रखा है कि उनकी रूल बुक के अकॉर्डिंग ये चीज अलाउड नहीं है। तो कल को अगर आपका चैनल टेक डाउन हो जाता है इस रीजन की वजह से, तो आप लीगली यूट्यूब से लड़ नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यूट्यूब ने गलत किया। थर्ड गाइडलाइन है वायलेंस और डेंजरस कंटेंट। जिस कंटेंट के थ्रू साइबर बुलिंग की जाए या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप को हैरेस किया जाए, वो अलाउड नहीं है। और इवन हेट स्पीच फैलाना भी अलाउड नहीं है, यानी कि आप अपने कंटेंट के थ्रू किसी के अंदर हेट को बढ़ा रहे हैं, भले ही वो किसी भी रेस, रिलीजन या डिसेबिलिटी के लिए ही क्यों ना हो, ऐसी कोई भी चीज यूट्यूब पे अलाउड नहीं है। फोर्थ गाइडलाइन है रेगुलेटेड गुड्स एंड आइटम्स। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप कोई भी हथियार या फिर कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज पे कंटेंट नहीं बना सकते। इसके अंदर ड्रग्स वगैरह भी आ जाते हैं। और ऐसी किसी भी चीज को बेचना या फिर बताना कि इसको कहां से लिया जा सकता है या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देना बिल्कुल भी अलाउड
अलाउड नहीं है। आपकी वीडियो को इमीडिएटली रिमूव कर दिया जाएगा और आपके चैनल पे एक कम्युनिटी स्ट्राइक भी आ जाएगी। फिफ्थ गाइडलाइन है मिस इन्फॉर्मेशन। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला सकते, यानी कि गलत नॉलेज नहीं दे सकते। और ये गाइडलाइन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, स्पेशली इलेक्शन से रिलेटेड कंटेंट पे और मेडिकल से रिलेटेड कंटेंट पे, क्योंकि अगर आप इलेक्शन से रिलेटेड कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं तो आप टेक्निकली एक कंट्री के अंदर तबाही मचा सकते हैं। और वहीं अगर आप मेडिकल में एक गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप किसी की जान भी ले सकते हैं। तो ऐसी किसी भी चीज पे कंटेंट बनाने के टाइम फैक्ट्स जरूर शो करना, वरना यूट्यूब तो एक अलग चीज है, आपके ऊपर रियल लाइफ पुलिस केसेस भी हो सकते हैं। अब कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करने से होगा क्या? इसमें आपके साथ सेम ट्रीटमेंट होगी जो आपके साथ कॉपीराइट स्ट्राइक के टाइम पे हो रही थी, यानी कि पहले आपको एक वार्निंग आएगी, फिर आपको पहला स्ट्राइक आएगा, फिर दूसरा स्ट्राइक और तीसरे स्ट्राइक में आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद अगेन आपको सिर्फ 7 दिन दिए जाएंगे। लेकिन इसमें एक लूप होल है। मान लेते हैं अगर आपने अपने किसी कंटेंट में स्पैम वाले गाइडलाइन को ब्रेक कर दिया तो आपको एक वार्निंग आएगी, और उसके बाद अगर आप एक और कंटेंट डालते हैं जिसमें आपने डेंजरस वाले कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक कर दिया तो आपको इस बार स्ट्राइक नहीं आएगी बल्कि दोबारा से एक वार्निंग आएगी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कम्युनिटी गाइडलाइंस है। लेकिन अगर आप एक तीसरा कंटेंट डालते हैं जिसमें आप अगेन से स्पैम वाली कम्युनिटी गाइडलाइन को तोड़ते हैं तो इस बार आपको पक्का एक स्ट्राइक आएगी, क्योंकि आपने वार्निंग के बाद भी सेम गलती करी। तो बेसिकली यहाँ पे यूट्यूब ये कह रहा है कि गलतियां करते रहो, गलतियां करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेम गलती बार बार मत करो। अब ये सारे रूल्स देख के आप सोच रहे होंगे कि मैंने हर एक तरह का चैनल देखा है जो इन रूल्स को ब्रेक कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। वो लोग 30 कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, जो कि है EDSA कंटेंट। EDSA की फुल फॉर्म है एजुकेशन, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक। इस कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप अपने कंटेंट में किसी चीज से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर उसकी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं या फिर कोई साइंटिफिक या आर्टिस्टिक कंटेंट बना रहे हैं उसका, तो आप उस चीज को दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले कहा था कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किसी भी वेपन के ऊपर वीडियो बनाना मना है, किसी भी ड्रग के ऊपर वीडियो बनाना मना है, लेकिन अगर आप उस ड्रग के बारे में बता रहे हैं कि ये ड्रग बनता कैसे है, उसकी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या किसी गन के बारे में बता रहे हैं कि ये गन चलती कैसे और इसके लाइक फीचर्स क्या क्या है, तो वो चीज अलाउड है। अब ऑल्दो हो सकता है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम कहीं ना कहीं गलती से आपको एक स्ट्राइक दे दे, लेकिन अगर आप यूट्यूब टीम को अपील डालेंगे तो आपका कंटेंट बचाया जा सकता है, अगर वो EDSA के अंदर आता होगा तो। लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका गलत फायदा उठा के कंटेंट को वायलेट करने लग जाए, क्योंकि रिव्यू एक इंसान कर रहा होता है और उसको पागल नहीं बनाया जा सकता है। इंसान को पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। और जिस तरह यहाँ पे EDSA कंटेंट आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट एक रिलीफ दे रहा है, वैसी कॉपीराइट में भी एक रिलीफ है आपके पास, और उसे हम बोलते हैं फेयर यूज पॉलिसी। YouTube कहता है कि अगर आप किसी और के कंटेंट का छोटा सा हिस्सा क्रिटिसिज्म, कमेंट्री, न्यूज रिपोर्टिंग या टीचिंग या स्कॉलरशिप या फिर रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसकी परमिशन आपको है। आप बिना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर की परमिशन लिए हुए भी इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये पॉलिसी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसका रियल में एग्जीक्यूशन कैसे होता है ये सिर्फ YouTube को ही पता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखी है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। कभी भी किसी भी क्रिएटर की क्लिप को 8 से 10 सेकंड से ज्यादा इस्तेमाल मत करना। अगर आप किसी क्रिएटर की क्लिप का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उसको टुकड़ों में इस्तेमाल करना। यानी कि मान लेते हैं अगर मुझे मनोज डे की वीडियो से 5 मिनट 10 सेकंड से लेके 5 मिनट 30 सेकंड तक की वीडियो की क्लिप चाहिए तो मैं उसको इस तरह इस्तेमाल करूंगा। मैं पहले 5 मिनट 10 सेकंड से लेके 5 मिनट 15 सेकंड तक की क्लिप दिखाऊंगा, फिर बीच में एक इमेज लगा दूंगा या फिर अपनी कमेंट्री देना स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं दोबारा से एक क्लिप लगाऊंगा जो कि होगी 5:16 से लेके 5:20 तक या फिर 5:25 तक, और उसके बाद मैं दोबारा से कमेंट्री देके वीडियो को कंटिन्यू कर दूंगा। और उसके बाद आगे जाके कहीं मैं दोबारा से उसकी क्लिप इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बहुत ही कम टाइम पे। और जब मैं इन क्लिप्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इस चीज का खास ध्यान दूंगा कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ मेरी एडिटिंग जरूर हो, चाहे उसके ऊपर मैंने कोई ओवरले दे रखा हो, इफेक्ट दे रखा हो या फिर कोई टेक्स्ट ही क्यों ना दे रखा हो। अब ऑल्दो ये चीज कहीं यूट्यूब ने लिख नहीं रखी है, लेकिन ये चीज मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये ट्रिक काम कर जाती है अगर आप बहुत ही शॉर्ट क्लिप को इस्तेमाल करें। लेकिन ये ट्रिक मैं आपको प्रेफर करूंगा कि सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ही इस्तेमाल करें। इस चीज को गलती से भी किसी कंपनी या ब्रांड के साथ इस्तेमाल करने की गलती मत करना, क्योंकि वो लोग इस चीज को नहीं देखते हैं, वो किसी भी टाइम कॉपीराइट क्लेम दे देंगे। तो अगर आप किसी कंपनी या प्रोडक्शन हाउस की कोई चीज दिखाना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि उनकी इमेजेस ही दिखाए, क्लिप ना दिखाए, और इमेजेस के ऊपर आपकी वॉइस ओवर होनी चाहिए। और बाय चांस अगर आप कोई क्लिप दिखाते भी हैं तो उनकी क्लिप का साउंड ऑफ कर देना और उसके ऊपर अपनी वॉइस ओवर देना, और उनकी क्लिप ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड ही इस्तेमाल करना। ये रूल मैं स्पेशली मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ ये बहुत ही ज्यादा होता है कि वो छोटी सी क्लिप भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन उस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम आ ही जाता है। तो प्रेफर करना कि सिर्फ 3 सेकंड की क्लिप का इस्तेमाल करो, जिसके बाद आप इमेजेस का इस्तेमाल करो, फिर अगेन क्लिप का इस्तेमाल करो, फिर अगेन इमेजेस का इस्तेमाल करो। और जब आप क्लिप का इस्तेमाल कर रहे हो तो साउंड्स वगैरह ऑफ रखना,
उस पर आपकी वॉइस ओवर होनी चाहिए, और प्रेफरेबल है कि अगर आप उस पर कोई एडिटिंग भी कर सकते हो और भी अच्छा। इसके सिवाय एक और चीज, कभी भी टी सीरीज के गाने को इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर आप उनके गाने के 2 से 5 सेकंड भी लोगे वो लोग तब भी कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे। अब हो सकता है आपने किसी और बंदे की क्लिप फेयर यूज पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल की हो, या फिर आपने बिना किसी कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक किए किसी रिएक्शन चैनल, एजुकेशन चैनल, न्यूज चैनल या रोस्टिंग चैनल के लिए चीजें इस्तेमाल की हो या फिर बताई हो, और इसके बावजूद अगर आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम आ जाता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, और उस वीडियो या कंटेंट को डिलीट तो गलती से भी मत करना। इसके बजाय आपको ईमेल पे एक फॉर्म आएगा जहाँ पे आप अपील कर सकते हो कि आपका कंटेंट अपनी जगह पे सही है, आपने फेयर यूज पॉलिसी का इस्तेमाल किया है, या फिर आपका कंटेंट EDSA कंटेंट के अंडर आता है, जिसके बाद यूट्यूब की टीम से कोई आपके कंटेंट को रिव्यू करेगा, और अगर आप अपनी जगह पे सही हुए तो आपके कंटेंट के साथ कुछ नहीं होगा, उससे कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक हट जाएगी। लेकिन अगर आप अपने कंटेंट को डिलीट कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा अपील का, तो वो बेसिकली आप ही का नुकसान है। तो कभी भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक से आपको डरना नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि आपने जो चीजें इस्तेमाल की है उसको सही पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल की है या नहीं। अब ऑल्दो मैंने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक और क्लेम से रिलेटेड हर एक नॉलेज दे दी है, लेकिन आपको अभी भी इस चीज का आंसर नहीं मिला होगा कि मैंने इस चैनल पे कैसे 100 से भी ज्यादा कंटेंट अपलोड किया किसी और क्रिएटर का, वो भी पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट, और उसके बावजूद मुझे स्ट्राइक नहीं मिला, और ये चैनल मोनेटाइज भी कर दिया। तो ये मैंने कैसे किया, इसका जवाब है क्रिएटिव कॉमन्स। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते टाइम हमें 2 लाइसेंस मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड लाइसेंस और एक क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। अगर आप अपनी वीडियो को स्टैंडर्ड लाइसेंस के अंडर रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो वीडियो आपकी है, आप उसके ओनर है, और कोई भी उस वीडियो को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप उस वीडियो को क्रिएटिव कॉमन्स के अंडर रखते हैं तो आप दूसरे बंदे को एक राइट देते हैं कि वो आपकी वीडियो को रिमिक्सिंग करके या उसे ट्रांसफॉर्म करके अपने चैनल पे डाल सकता है और उसे मोनेटाइज भी कर सकता है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे आप सेम टू सेम कंटेंट नहीं डाल सकते, आपको रीमिक्सिंग या ट्रांसफॉर्मिंग करनी है। तो मैं करता क्या था कि मैं इस क्रिएटर की वीडियोस को उठाता था, उसे डाउनलोड कर लेता था, और साथ में इसकी स्क्रिप्ट को भी डाउनलोड कर लेता था, जिसके बाद मैं इसकी स्क्रिप्ट से AI के थ्रू एक वॉइस ओवर करवा लेता था और उसको अपनी वीडियो में डाल देता था। और डाउनलोडेड वीडियो को भी मैं हल्का सा एडिट किया करता था, जहाँ पे मैं एक इंट्रो और आउट्रो लगा देता था, और साथ में बीच बीच में इमेजेस और टाइटल डालता रहता था, जिसकी वजह से काइंड ऑफ मेरी वीडियो रीमिक्सिंग में आ गई। इसलिए मुझे कभी भी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया, और ये चैनल मोनेटाइज भी हो गया, क्योंकि मैंने क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियो उठाई थी। और ठीक ऐसे ही आप एक कॉपी पेस्ट करके चैनल रन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। कैसे पता करें कि वीडियो एक्चुअल में क्रिएटिव कॉमन्स की है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि रियल क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियो कौन सी है, और उनका कंफ्यूज होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि उनके पास सही नॉलेज नहीं है। इसके सिवाय हर नीश के अकॉर्डिंग एक क्रिएटिव कॉमन की वीडियो कैसे ढूंढनी है और उसमें किस तरह एडिटिंग करके उसे मोनेटाइज करना है, अगर आप चाहते हैं मैं इन सब पॉइंट्स को कवर करूं और इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जाके जल्दी से वी वांट वीडियो लिख दीजिए। जैसे ही 2000 कमेंट्स पूरे होंगे मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, जहाँ मैं आपको स्टेप टू स्टेप सिखाऊंगा कैसे क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियो को ढूंढ के उसे मोनेटाइज करवा सकते हो। तब तक अगर आपको नहीं पता कि आप 2024 में यूट्यूब पे क्या गलतियां करने वाले हो या फिर क्या गलतियां करके आप अपना चैनल डुबा दोगे, तो इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आप अपनी मेहनत को बचा सको।